पेपर, दिस इज अ पेपर नंबर 6 एंड या आप ऐसा बोल सकते हो कि 9th ऑफ जून को जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन हम 10th ऑफ जून को कर रहे हैं फर्स्ट पहले. So let's see the questions. The question number 51 was the correct relationship between the edge length and the radius of an atom for the BCC unit cell is. इस पेपर के क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे और साथ साथ में आपको मैं ये भी बता दूंगी कि ऐसा रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. अब ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आपके पास बीसीसी होता है फॉर द बीसीसी यूनिट सेल. बीसीसी यूनिट सेल का मतलब होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है. तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके लिए जो रिलेशनशिप बिटवीन होता है ना बिटवीन द ए एंड आर, तो द रिलेशनशिप बिटवीन द ए एंड आर, ये वाला टेबल करना है. ए एंड आर के बीच में रिलेशनशिप होता है रूट ऑफ द 3a इज ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो a कम्स आउट टू बी 4r अपॉन रूट ऑफ 3. ठीक है. तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट ऑफ 3. दैट वुड बी द आंसर. लेट मी टेक द डिफरेंट कलर. So this is the second option which was a correct 51. Okay, how many of you have done it correctly बेटे? यस मैम. किस स्टूडेंट का सही था ये? मैम सही था. चलो गुड. मैम वॉइस सेकंड को am I audible to you? मैम जब पलक आप का भी समझा सही रहे था. थे दिस इज गुड. होना तो नहीं चाहिए. जस्ट अ मिनट, गिव मी वन. मैं एक बार से दोबारा क्वेश्चन नंबर 51 बता देती हूँ. मैंने सारे डिवाइसेस यहाँ पे ऑफ करवा दिए हैं. होप सो कि अभी लैग नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 51 was the correct relationship between the edge length and the radius of an atom for the BCC unit cell. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था. दैट इज अ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कि बीसीसी यूनिट में ए और आर में क्या रिलेशनशिप होता है. ए हम बोलते हैं एज लेंथ को, आर हम बोलते हैं रेडियस को. ठीक है. तो ये रिलेशनशिप होता है रूट ऑफ 3a इज इक्वल टू 4r. तो इसमें से अगर आप कैलकुलेट करोगे a की वैल्यू तो दैट विल कम आउट टू बी 4r अपॉन रूट ऑफ 3. तो दैट वाज ऑप्शन नंबर 2 व्हिच वाज करेक्ट. नाउ आई एक्सप्लेन्ड इट अगेन. तो आई वाज ऑडिबल नाउ दिस टाइम? यस मैम. ओके. क्वेश्चन नंबर 52. Which of the following is an example of the ferrimagnetic substances? ऐसा ना बेटे एक पहले को पेपर में भी क्वेश्चन था ferrimagnetic substances. तो ये जो आपका चैप्टर है ना सॉलिड स्टेट वाला ही, इसमें जो भी एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं वो फाइनली एक बार आप सभी को बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है. वैसे तो ये मॉलिक्यूल की एग्जांपल तो सभी को क्लियर ही होगी कि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल होती है Fe3O4. ठीक है. दैट वाज ऑप्शन नंबर 4 व्हिच इज अ करेक्ट ऑप्शन, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अब क्या होता है ना बेटे, किसी भी कंपाउंड के अंदर डाइपोल्स का कैसा अरेंजमेंट है, ठीक है, उसके बेस पे उसे जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ उसका मैग्नेटिक बिहेवियर. उसके बेस पे हम ये कैटेगराइजेशन करते हैं. जैसे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिन्हें जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उनके डाइपोल्स कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाती है कि उसका नेट कैंसलेशन हो जाता है. अपवर्ड डाइपोल डाउनवर्ड डाइपोल को कैंसल आउट कर देगा और जब मैग्नेटिक फील्ड में इनको प्लेस करेंगे नेट डाइपोल मोमेंट 0 आती है और इसे वैसे हम नॉर्मल नेचर से बोलते हैं कि दे आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तो वो डायामैग्नेटिक हो जाएंगे. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होंगे जिनमें होंगे तो पैरेलल एंटी पैरेलल अरेंजमेंट. ठीक है. अरेंजमेंट तो ऐसे ही है पर फिर भी नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, अगर मटेरियल को देखें तो.
otherwise they are attracted by the magnetic field. ऐसे ferromagnetic substances होते हैं which are strongly attracted by the magnetic field. ठीक है, उसमें more number of unpaired electrons होते हैं. फेरी एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, एंटी फेरो में तो मतलब ठीक है बिल्कुल ही कैंसलेशन हो गया. फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का भी बिहेवियर कुछ ऐसा होता है जिसमें नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होती है. तो इसके बेस पे जो भी एनसीईआरटी की एग्जांपल है, आई शुड से कुछ आपको एक्स्ट्रा से लर्न नहीं करना है, वो एक बार एग्जांपल वाइज आपको कर लेनी है. इज दैट क्लियर बेटे? यस मैम. 52 का क्वेश्चन किस किस बच्चे ने पेपर में सही किया था? 52 तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, F3O4 विच इज अ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. किसी का सही था ये पेपर में? चैट बॉक्स में एक आंसर आया, पलक का सही था. चलिए गुड. और किसका सही था? आस्था का भी सही था. गुड बेटे. नेक्स्ट इज 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन Na इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 53. हाँ जी, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? मैं आपको एक हाँ जी बोलो तन्वी, क्या कह रहे हो बेटे? मैम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे गिवन मास अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद निकाल लेंगे कितने मॉलिक्यूल्स. बिल्कुल ना, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके. मैं एक आपको जर्नल लाइन बताती हूँ जो हम मोल कंसेप्ट में दिखाते हैं. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. आपको पता है मैंने यहाँ पे सब्सटेंस क्यों लिखा है? मैंने सब्सटेंस यहाँ पे इसलिए लिखा है कि यहाँ पे एटम भी हो सकता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और बच्चा यहाँ पे आयन भी हो सकता है. 1 मोल ऑफ एनी ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पार्टिकल्स, कुछ भी, वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ सब्सटेंस के बराबर होगा. ठीक है, जैसे हम डजन बोलते हैं ना, एक दर्जन में 12 चीजें, तो 1 मोल का मतलब ही एवोगैड्रो नंबर है. अब एवोगैड्रो नंबर को चलो इस क्वेश्चन में इसने Na लिखा है तो मैं Na लिख देती हूँ. अगर मैं बोलूंगी 1 मोल एटम तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम. अगर मैं बोलूंगी 1 मोल मॉलिक्यूल तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अगर मैं बोलूंगी 1 मोल आयन तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन. अब क्वेश्चन ये है कि ये तो जनरल एनालॉजी है कि 1 मोल में इतनी चीजें होनी चाहिए. अब क्वेश्चन में पहले तो देखो कि वो 1 मोल था. अब 1 मोल का एक और मतलब भी है. 1 मोल का मास बच्चा कितना होता है? 1 मोल का मास होता है मोलर मास. समझ रहे हो ना ये सारी गेम? ये चीजें नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं कर सकते. 1 मोल का मतलब क्या होता है? मोलर मास. पर यहाँ पे तो उसने 56 ग्राम दिया, और हम इतने स्मार्ट तो हैं कि हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 56 तो होता नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन करेंगे कि भैया तुम कितने मोल की बात कर रहे हो. क्योंकि हमें जो लाइन पता है, हम क्या रट्टा मार के आए हैं, जो हमें बेसिक कंसेप्ट सिखाता है कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर चीजें होती हैं. 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 1 डजन में 12 एप्पल्स हैं. जो भी एप्पल है ये है जो भी. तो 1 मोल इतना होता है. पर मोल पहले कैसे निकालेंगे? मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और ये हमारे सारे बच्चों को आता है. गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास. गिवन मास कितना दिया हुआ है बच्चों? 56. मोलर मास कितना दिया हुआ है? 28. तो यानी कि ये तो सिंपल कहानी ऐसी थी कि ये थे 2 मोल. ठीक है, अब हमारी कैलकुलेशन कैसे जाएगी? ये 2 मोल की बात हो रही है, और हमने कहानी क्या पढ़ी कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ कुछ है, चाहे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम, आयन है तो आयन. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ CO इन द 2 मोल्स, 2 मोल्स के बीच में कितने CO हैं? तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. क्योंकि हम 1 मोल की बात अब नहीं कर रहे, हम कितने मोल की बात कर रहे हैं? 2 मोल की बात कर रहे हैं. तो इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय Na. तो ऑन दैट बेसिस जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट वाज ऑप्शन नंबर 4. इज दैट क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है बच्चों? यस मैम. ओके. क्वेश्चन नंबर 54. Question number 54 was angular momentum of the electron in the third stationary orbit of hydrogen atom is. क्वेश्चन ये बहुत आसान है, सब बच्चों को पता है कि बोहर के मॉडल से एटॉमिक स्ट्रक्चर से चैप्टर है, पर यहाँ पे मैं 2 बातें बोलूंगी.
एंगुलर मोमेंटम के होते हैं दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। वो तब अगर आपको एल की वैल्यू गिवन हो या आप सब शेल के हिसाब से ऑप्शंस लिखी हो। अब यहाँ पे एन के हिसाब से ऑप्शन लिखी हैं तो आपके लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना और आसान है। एंगुलर मोमेंटम जिसको कि बच्चा हम एल बोलते हैं वो होता है एन एच अपॉन 2 पाई। अब n की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है थर्ड ऑर्बिट, तो दिस इज 3h अपॉन 2 पाई। दैट वुड बी द आंसर। यही वो सबशेल के बारे में बोलता हूँ, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑन दैट बेसिस इट्स ऑप्शन वाज 2 नंबर ऑप्शन वाज करेक्ट। हाँ जी, ऑल द 4 क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। अच्छा, कौन बच्चा है ऐसा क्लास में जिसके ये चारों सवाल सही हैं? Nobody has done all the 4 correct? अच्छा, 3 किसके करेक्ट है? Why you people are writing in a chat box when I am allowing you to say unmute and say? यस मैम। तन्वी कितने करेक्ट हैं? मैम 3, एक अनअटेम्प्टेड है। कौन सा अनअटेम्प्टेड था? मैम फेरी मैग्नेटिक। चलो अभी आ गया। यस मैम। अभी तुम लोगों का होमवर्क है कि एनसीईआरटी में जैसी जो भी ऐसी एग्जांपल दे सकती हैं फेरो, फेरी, एंटी फेरो, उनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है बेटा? गुड। एक दो बच्चों का मेरे पास रिप्लाई आया। गुड आस्था, गुड महक। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55. Question number 55 is the major product of the reaction is, means this question comes from the organic chemistry। और reaction को देख के मेरे ख्याल से इतना तो हमारे बच्चे समझ गए होंगे कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ऐसा बना हुआ है this and this and we are having the one option B2H6 और साथ में है tetrahydrofuran and the second one is H2O and OH negative. Let me explain it first. पहले तो तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स चैप्टर से और टॉपिक का नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जिन बच्चों को तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म याद है जो मैंने क्लास में कराया था, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद वो सिर्फ इतना याद रख लो कि इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओबे होता है। पता है ना सब बच्चों को? यस मैम। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओबे होता है तो इसका मतलब है कि आपके पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं आता है ना। मार्कोनिकॉफ रूल में आपके पास ऑप्शन होती है कि मार्कोनिकॉफ रूल एक और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एक शॉर्टकट है। मार्कोनिकॉफ रूल के पीछे की हिस्ट्री होती है कि उसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, इसलिए हम उस रूल से जाते हैं। तो जब वन ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल रहा है तो इसमें तो स्टेबिलिटी वाला प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब यहाँ पे ये एल्कीन है तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे देखेंगे तो CH होगा। तो हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है उसमें आपको अल्कोहल बनाना है। मार्कोनिकॉफ रूल होता तो यहाँ पे OH लगता, पर ये मार्कोनिकॉफ है नहीं है। तो व्हाट द आंसर यू पीपल वुड बी गिवन? यू वुड बी गिवन द आंसर लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अ CH2, यहाँ पे OH लग गया और यहाँ पे H लग गया, तो हुआ वाटर का एडिशन ही है। मैं येलो कलर से बता देती हूँ। यहाँ पे H प्लस गया और यहाँ पे क्या गया है? OH नेगेटिव। और नेगेटिव पार्ट हमेशा जाता था ना कम हाइड्रोजन है जहाँ पे डबल बॉन्ड वाले में या अनसैचुरेटेड पार्ट में, तो यहाँ पे मोर वाले पे गया। तो दिस इज अ प्रोडक्ट। नाउ लेट्स चेक इट आउट द ऑप्शन। थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसको रेड कलर से टिक कर देते हैं। थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, कर लिया था ये पेपर में? यस Have मैम। you faced Yes, ma'am. any problem? Very good. जिन बच्चों ने कर लिया, good. Which among the following compounds on reaction with the methyl magnesium bromide followed by the hydrolysis gives the tertiary alcohol? नीचे लिखे हुए कंपाउंड में से कौन सा ऐसा है जो आपके पास टर्शरी अल्कोहल आंसर देता है? ठीक है जी, अब कंपाउंड यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक एल्डिहाइड लिखा हुआ है, बेंजल्डिहाइड, एक मेरे ख्याल से एक कीटोन होगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड होगा और एक फिर से एसिटाल्डिहाइड लिखा है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना मैं एक जर्नल रिव्यू दे देती हूँ।
अगर आपको कभी भी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किससे होता है? फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को विग्नार रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बारी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेटा, अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, मतलब इफ यू विश टू हैव द सेकेंडरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट, तो विग्नार रिएजेंट से तो रिएक्शन होगा, पर एक बात याद रखनी है कि एनी ऑफ द एल्डिहाइड यू कैन यूज, any of the aldehyde you can use except formaldehyde। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको क्या बनाना होता है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है? अगर आप क्या ले लो? कीटोन। So this is a ketone. If you people are reacting this with the Grignard reagent, then the answer is a tertiary alcohol. अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि टर्शरी अल्कोहल बनाना है, तो लेट्स चेक आउट द ऑप्शन ऑन दिस बेसिस। पहला है आपके पास एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, तो नंबर 1 क्या देगा? 2 डिग्री अल्कोहल। नंबर 2 है मेरे पास एसीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल एसीटोन का एनालॉग है ये साइक्लोहेक्सेनोन। मैं देती हूँ, उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिक्स किया हुआ है, नहीं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बिल्कुल करके दिखा देते हैं रिएक्शन को, जिनको भूल गया CH3MgBr। तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस वुड बी पॉजिटिव, दिस वुड बी प्लस, दिस वुड बी माइनस। रिएक्शन कैसे होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड व्हेन यू पीपल डू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो नेगेटिव के साथ क्या चला जाएगा? MgBr चला जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपके पास CH3 लग जाएगा। आप सबको पता है ये स्टेबल नहीं होता, तो जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कोहल का। तो दिस इज अ CH3 एंड दिस इज अ OH। अब आप जिस कार्बन पे OH लगा है वो चेक करो, एक इधर कनेक्टेड है, एक इधर कनेक्टेड है, एक इधर, तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो वैसे मैंने पूरा आपको बता दिया, अदरवाइज यू नो कि जो भी इसमें से है कीटोन वो ले सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड फिर से 1 डिग्री अल्कोहल देगा, एसिटाल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? ये वाला, ये आपका स्पेशली क्या देगा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो इट्स आंसर वाज 56 is 2। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। 57 क्वेश्चन तो मुझे लगता ही नहीं है कि क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने नहीं किया। 57 is a very easy question। BDC was there, this is a BDC, N2 plus and the Cl negative। इसको HbF4 के साथ करते हैं। तो when you perform this with the HbF4, तो बना के तो आप पहले दिखा सकते हो इसमें। तो there is a formation of complex N2 प्लस की जगह पे अब आ जाएगा BF4 नेगेटिव। Cl नेगेटिव हटाया हमने, ये लगाया। अब उसके बाद हम क्या करें इसको? कह रहा है भाई NaNO2 के साथ ट्रीट कर दो कॉपर और हीट करके, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये तो वैसे भी स्टेबल नहीं है, NO2। NO2 लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप वुड बी देयर। तो व्हाट इज द आंसर? दिस फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन तब होता है जब बॉल्स स्कीमन रिएक्शन होता है, यहीं पे छोड़ देते हैं। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के चांसेस ही नहीं है, कुछ क्लोरीन दिया ही हुआ। एनिलीन, एनिलीन तो उल्टा आगे जाके BDC बनाता है, ये भी नहीं हो सकता। तो फ्लोरो में कंफ्यूजन हो सकता था, वो नहीं बनता, वो यहाँ तक होता, बॉल्स स्कीमन तब तक बन सकता था। तो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 57। 58, द एमीन विच इज मोस्ट बेसिक इन द एक्वस सोल्यूशन इज। कैसे सिखाया हुआ है आप लोगों को बेटा? आपको एक मैंने बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के लिए एक कोड दिया था, तो जब आपको बेसिसिटी ऑफ एमीन्स चेक करना है तो यू पीपल टू यूज दैट कोड। क्या सिखाया था? 2130 सिखाया था ना बच्चे? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा अमीन होता है? सेकेंडरी अमीन। उसके बाद कौन सा अमीन होता है आपका? 1 डिग्री अमीन। फिर कौन सा होता है? टर्शरी और 0। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक क्या बताया था कि 2 + 1 कर लो, 2 + 1 से आंसर 3 आ जाएगा। फिर आप 3 - 3 कर लो और 3 - 3 से आंसर 0 आ जाएगा। तो अब अगर मुझे इसका ऑर्डर लगाना है तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और 2 डिग्री दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में।
तो CH3 ट्वाइस NH ये 2 डिग्री है और 1 नंबर ऑप्शन है, ये आएगा सबसे पहले। उसके बाद 1 डिग्री आएगा, तो 1 डिग्री की एग्जांपल दी हुई है 3 में, CH3NH2, तो ये फिर 3 आएगा। उसके बाद आएगा आपका 3 डिग्री, 3 डिग्री में 2 आएगा CH3N, और उसके बाद आएगा आपका 0 डिग्री, दैट इज द अमोनिया। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैंने कंप्लीट ऑर्डर भी बता दिया, चाहे आपको पेपर में एक पूछा है मोस्ट या लीस्ट, चाहे आपको कंप्लीट ऑर्डर पूछा, पर आपको सारा आना चाहिए। तो इट्स करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उसमें मोस्ट बेसिक पूछा हुआ था। मैम अगर यहाँ मिथाइल की जगह इथाइल होता तब भी यही ऑर्डर होना कोई था? फर्क नहीं पड़ता, मिथाइल इथाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एरोमेटिक इंट्रोड्यूस हो जाता फिर फर्क पड़ सकता था। यस मैम। Question number 59. 59 है the maximum prescribed concentration of the manganese in the drinking water is. Let me shift the slide. Question number 59. देखिए 0.05 ppm, ये बिल्कुल मतलब डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। 0. और मोर ओवर इसका यही वाला ऑप्शन होता है हमेशा, 0.05 ppm कंसंट्रेशन अगर मैग्नीज की ड्रिंकिंग वाटर में रहती है तो वो आपके लिए सेफ है। ठीक है, तो इसका आप ऑप्शन नंबर टिक करोगे 2। मोनोमर, हाँ अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट था। मोनोमर ऑफ द ऑर्लॉन इज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है जी, व्हाट इज अ मोनोमर ऑफ ऑर्लॉन, दैट इज एक्रोनाइट्राइल। बिल्कुल, दिस इज अगेन द डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्रोनाइट्राइल का क्या फार्मूला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH&C, दिस इज द एक्रोनाइट्राइल। लेट्स चेक इट आउट। तो 59 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट था वो भी पहले देख लेते हैं। 59 का सेकंड था और 60 का भी सेकंड है, ये भी 2 था ऑप्शन और ये भी 2 था। तो इज दैट क्लियर बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 60? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अभी 55 से 60 तक किसके 5 के 5 क्वेश्चन सही हैं? मैम करेक्ट है। हाँ तन्वी बोलो। मैम करेक्ट है। वेरी गुड। रेस्ट, वेयर इज द साहित्य, इज द साहित्य इन आवर क्लास टुडे? He logged in through the 2 devices earlier, but now I can't see him. ऐसे नहीं करना है, डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चलो, दिस इज अ 60 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61। Question number 61 is which among the following species is not an aromatic one? एरोमेटिक कौन नहीं है? तो सबसे पहले पहली ऑप्शन देखते हैं। पहली ऑप्शन है ये, ऐसे बना हुआ है, लेट मी सी द चार्ज क्लियरली, प्लस चार्ज, ये है पहली ऑप्शन। मैम नेगेटिव है। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है फर्स्ट पे। चलो ठीक है, नेगेटिव है, नेगेटिव लगा देते हैं। सेकेंड इज अ नॉट एन एरोमेटिक में साइक्लोहेप्टाट्राइन। Let me form a structure of it. ऐसे 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 ट्राई, और दिस इज अ प्लस चार्ज। थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड में प्लस है ना? यस मैम प्लस है। ठीक है, थर्ड में लगा दो प्लस। एंड द व्हाट इज द फोर्थ? फोर्थ में भी प्लस है ना? यस मैम। फोर्थ इज आल्सो प्लस। हाँ जी, अब एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं? मैम एक साइक्लिक होना चाहिए, sp2 होना चाहिए एंड हक्कल्स रूल को फॉलो करता होना चाहिए। सबसे पहले तो होनी चाहिए स्पीशीज प्लेनर। यस मैम। प्लेनर जब लिखते हैं ना बच्चों, तो उसका मतलब होता है उसकी sp2, और जो हायर लेवल पे हम इसको sp भी बोलते हैं, बिकॉज sp भी प्लेनर है। और आपके लेवल पे ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है, तो आप sp2 याद रखो। प्लेनर होनी चाहिए। दूसरा होनी चाहिए साइक्लिक, ठीक है।
साइक्लिक मतलब कभी भी प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे मॉलिक्यूल, उनको तुम कभी भी नहीं बोलोगे कि ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो द सेकेंड थिंग इज दैट विल बी साइक्लिक स्ट्रक्चर। थर्ड थिंग इज, ये मैंने तीसरा पॉइंट बना दिया, वैसे साइक्लिक प्लानर एक में कर लेते हैं। उसमें होना चाहिए डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज। मैं प्लस माइनस की बात ही नहीं कर रही हूँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, चाहे प्लस से हो चाहे माइनस चार्ज हो, बस डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए। फोर्थ इज 4n+2 के बराबर पाई आने चाहिए, जिसको आप बोलते हो कि दैट शुड ओबे द हक्कल्स रूल। अब ये कंडीशंस देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट ऑप्शन। इसको साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन बोलते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका डीलोकलाइजेशन चेक कर पा रहे हो बच्चों? यस मैम। देखो इसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा। डीलोकलाइजेशन है, पहले तो प्लानर है, हाँ जी sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, इसको बोलोगे यहाँ पे क्या है, तो ये भी sp2 ही है, बिकॉज जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो ऑल आर sp2। साइक्लिक है, प्लान साइक्लिक है, हाँ जी साइक्लिक है। डीलोकलाइजेशन मैंने तुम्हें दिखा दिया, हाँ जी। इसका कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई है, तो 2 पाई में पाई पाई कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई 0। देखो बेटा, जब n 0 1 2 3 सब कुछ आए ना, तो ये एक हक्कल नंबर होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ हक्कल्स नंबर। तो n0 इज अ होल नंबर, हक्कल नंबर है, बस इंटीजर नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब है ये तो एरोमेटिक है, पर हमसे नॉट एरोमेटिक पूछा है, तो ये तो क्वेश्चन की आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद इसको देखो, हाँ जी प्लानर है, बिल्कुल जी प्लानर है। साइक्लिक है, हाँ जी है। डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन भी है। ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। करके दिखाऊं या समझ में आ गया डीलोकलाइजेशन? मैम आ गया है। ठीक है जी, तो 3 तक कंडीशन तो ओके है। अब उसके बाद देखो 4n+2, ठीक है जी। अब ये किसके बराबर आता है, 4 के बराबर आता है। एन तो की वैल्यू 1/2। n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 तो हक्कल नंबर नहीं है ना। हक्कल नंबर तो 0 1 2 कुछ ऐसे आने चाहिए, तो दिस इज नॉट अ हक्कल नंबर, तो दिस इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है। ये हो सकता है, अब बाकियों को भी चेक करेंगे। ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। साइक्लिक है, प्लानर है, डीलोकलाइजेशन है, और 4n+2 पाई में कितने पाई आते हैं इसके, 6 पाई आते हैं, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसल, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ठीक है, ये भी हक्कल नंबर है। इसमें ना ये वाले इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे मत कर देना पहले, बिकॉज आपको पता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मूव करते हैं। तो इसमें भी 4n+2 की वैल्यू 6 आएगी। बाहर वाले 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर करने हैं, तो इसमें भी n की वैल्यू 1 आती है। तो रेस्ट ऑल आर द एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर 3 साइक्लोपेंटेन डाइइना साइक्लोपेन डाइइनाइल कैटायन, that is not aromatic, and the correct option would be, because उसने not aromatic पूछा था, that is option number 3. is that correct बेटा? यस मैम। मैम जैसे बेंजाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर कोई साइकिल नहीं, से बाहर लगा है तो उसको नहीं काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। बिकॉज क्या होता है ना, जो आपने बेंजाइन की बात की है, मैं आपको पिरिडीन की बात भी करती हूँ। जब पिरिडीन की स्ट्रक्चर देखते हो, नेक्स्ट स्लाइड ले लें, आपने क्वेश्चन पूछा है तो यस मैम। ये मैं बाद में रब कर दूंगी क्योंकि इससे कनेक्टेड नहीं है ना। जब हम पिरिडीन की बात करते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना, डीलोकलाइजेशन के लिए या कंजुगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोप्लेनैरिटी। कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम कंजुगेटेड होगा, डीलोकलाइजेशन में तब पार्टिसिपेट करेगा जब उसके सारे एक प्लेन में है सब कुछ। होता क्या है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इस प्लेन में नहीं है। 3 आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक प्लेन में, ये उससे परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये कंजुगेशन में कभी भी नहीं जाता। आप ऐसे मत कहना कि ये तो मैंने 6 बनाने के लिए नहीं लिया, ये मैंने 6 बनाने के लिए नहीं लिया, ये ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में उससे परपेंडिकुलर प्लेन में होता है और कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसे ही अब इसमें आप दो लोगे तो 4n+2 पाई की वैल्यू 6 पाई लोगे, जैसे बेंजीन में लेते हो, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ गया पेपर में फ्यूरैन। अब फ्यूरैन की ये स्ट्रक्चर होती है। अब कहने को तो इसमें 2 पाई, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर कंजुगेशन में सिर्फ एक जाता है। आप खुद सोचो ना, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्लेन में हो सकते हैं?
नहीं, ये दो अलग अलग प्लेन में हो जाते हैं। तो इसमें एक पार्टिसिपेट करता है, एक नहीं करता। तो जो एक पार्टिसिपेट करता है उसे तो हम ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे फिर आगे ऐसे डिलोकलाइजेशन चलता रहता है। तो इसमें भी 4n + 2 पाई की वैल्यू क्या लेते हैं हम, 6 लेते हैं। फ्यूरैन में भी, थायोफीन में भी और पायरोल में भी। ये तो फ्यूरैन की स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपकी पेरिडीन की। और जैसे मैंने फ्यूरैन लिया ना, वैसे ही इसके दो भाई हैं। जैसे ये इसका थायोफीन का स्ट्रक्चर है। हाँ, एरोमेटिसिटी का एक्सटेंड अलग अलग है, कोई कितना इजीली डोनेट करता है या किसमें एंटीडी प्रेजेंट है, उसके हिसाब से उसको अलग अलग है। एरोमेटिसिटी मतलब रेजोनेंस एनर्जी इनकी अलग अलग आती है, पर है सारे एरोमेटिक। और यहाँ पे NH लगा दो तो ये है पायरोल। ये सब एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। पायरोल में तो चलो दिक्कत नहीं है कि एक ही लोन पेयर है, बाकी इन दोनों में एक जाता है, एक नहीं जाता, ठीक है। और जो आपने बात की बेंजाइन की, बेंजाइन में भी ये वाला नहीं लेना, ये वाला कंसिडर नहीं होता। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है, अगर आपको थोड़ा सा बॉन्डिंग याद है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद मैं एक स्ट्रक्चर ऐसी बनाती थी ये, और दूसरा पाई बनाने के लिए ना मैं उसको ऐसे ले लेती थी। तो इन चीजों का क्या मतलब है कि अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, सेम प्लेन में नहीं है, तो इसलिए ये इसको काउंट नहीं करते हैं उसमें। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलिए, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा थोड़ा सा डिस्कशन। मैं रब नहीं करती हूँ बिकॉज ये जरूरी है, स्लाइड मैनेज कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 62, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। क्वेश्चन नंबर 62 में प्रोपीन लगा हुआ है और डाइल्यूट KMnO4 लगा हुआ है 273 के साथ। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th केमिस्ट्री का डायरेक्ट रिएक्शन है। मतलब इसमें जिसे कहते हैं ना कि कुछ भी ट्विस्ट नहीं डाला हुआ है, तो दिस इज इजी। दिस इज अ डाइल्यूट KMnO4। और ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको टेम्परेचर पढ़ना पड़ेगा 273। 273 कैसा है बेटा टेम्परेचर, एनी गेस? मैम कोल्ड है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, कोल्ड में है और ये विसिनल ग्लाइकोल फॉर्म करता है कोल्ड में। आपको याद रखना है NCERT के डाटा से कि ये कोल्ड में क्या फॉर्म करता है। तो यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे CH2OH आता है। तो दिस इज, कोई आंसर दिया है ऐसा? ऑप्शन नंबर 2 है ना? यस देखो, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज उसमें ग्लाइकोल का फॉर्मेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 63, द कंपाउंड विच विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दिस इज सच अ इजी क्वेश्चन, ये तो एक पेपर में पहले भी आ चुका है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बच्चा जी क्या कंडीशंस होती हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तो है कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये इसकी कंडीशंस है, ठीक है। कंडीशंस के बाद सेकंड होना चाहिए कि दो जो एटम लगे हैं किसी एक पे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, वो डिफरेंट होने चाहिए। दिस इज द सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले वाली एग्जांपल में डज नॉट शो है, अच्छा, पहले वाली एग्जांपल में डबल बॉन्ड है, यस इट इज। एक में HPH लगा है, दूसरे में HPS, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा तो नहीं हो सकता। सेकेंड वाली एग्जांपल में C के साथ 2 PH लगे हैं, आपको दिख रहा है, कार्बन के Yes. साथ 2 PH लगे हुए हैं। थर्ड वाली एग्जांपल में भी डिफरेंट है, फोर्थ वाली एग्जांपल में भी डिफरेंट है। और ये जरूरी नहीं है कि AB इन AB से मैच करे, हो सकता है कि AB हो इधर CD हो, तो फिर वो EZ बन जाता है, सिस ट्रांस नहीं बनता, वो भी ज्योमेट्रिकल की एक टाइप है। तो इसकी जो ऑप्शन होगी नॉट वाली, सेकंड। वो ये है 63। C डबल बॉन्ड C, एक लगा हुआ है CH3, एक लगा हुआ है H और यहाँ पे लगा हुआ है PH। तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B, इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन C1, ठीक है। C नहीं है, इस ऑप्शन का नाम है B, सेकंड। सेकंड या B, जो भी है, B लिख देती हूँ, B और सेकंड। 2 नंबर लिखता है तो हम भी 2 ही लिख देते हैं। चलो, क्लियर है ना, ये तो इजी क्वेश्चन था, यस मैम। ये तो ठीक किया होगा तुम लोगों ने।
यस मैम। मोलैरिटी लिखा है, हाँ जी, मोलैरिटी ऑफ द 20 वॉल्यूम H2O2 इज नियर। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 64। हाँ जी, दिया क्या हुआ है, मोलैरिटी ऑफ द 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 इज व्हाट। हाँ जी, किसी को इसका फॉर्मूला याद है? एनीबडी रिमेम्बर दिस फॉर्मूला और नॉट? हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि 20 वॉल्यूम जैसे H2O2 का है तो फिर उसको अगर ऑक्सीजन इतनी रिएक्ट करेगी फिर बाद में हाफ कर लेंगे मोलैरिटी का। किसी बच्चे ने क्लास में ये क्वेश्चन नहीं किया? बाकी nobody has done it? देखो इसके लिए एक बच्चे ने किया है, लेट मी चेक इट। ध्रुव 1.8, yes ध्रुव, टेल मी हाउ यू हैव डन दिस। मैम मोलर मास को डिवाइड कर दिया मैम 20 मोलर मास से किसको डिवाइड करते हैं बेटे? लीटर को, वॉल्यूम को। ओके नेक्स्ट, दोनों की एक्सप्लेनेशन सही है अपने अपने ढंग से। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जब आपको कैलकुलेट करनी होती है, दैट इज इक्वल टू द मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर देंगे, 22.4 का 11.2 आ जाएगा। तो जब इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू द जितना आपके पास वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय दिस, दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 11.2। 1.78 आता है वैसे इसका मेरे ख्याल से, बट ऑप्शन में 1.78 नहीं था, दैट इज 1.8। Which one of the following ion has a largest size in the aqueous solution? लिथियम। Largest size in the aqueous solution कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैम पहले कि ये जल्दी हाइड्रेट हो जाएगा तो उसके बाद इसके इन द सराउंडिंग। एक्वस सॉल्यूशन जो साइजेस होते हैं ना, वो आपके देते हैं हम कितना वो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने में मतलब कितना वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन शो करता है ना, उस हिसाब से हाइड्रेशन इंथैल्पी बेसिकली यहाँ पे मेन फैक्टर होता है। आयन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आयन हमारे पास हैं सीजियम, सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम, ऑल आर द ग्रुप 1 आयन। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट था। लिथियम है स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज होने के कारण इसकी होगी हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी है। हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी है तो इसका मतलब है कि जब इसे वाटर में डालते हैं तो काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी, तो अब ये वाटर के काफी सारे मॉलिक्यूल्स को अपने साथ एसोसिएट कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से, या मैं ओपन करके अगर लिख दूं तो ये हाइड्रेटेड साइज इसके आयन का बहुत बड़ा होता है। दिस इज अ लिथियम प्लस, दिस इज अ OH। तो इस तरीके से काफी सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। जितना छोटा आयन होता है ना, उतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल को वो अपने साथ एसोसिएट कर लेता है। स्मॉलर इन साइज, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी, डेल्टा H हाइड्रेशन नेगेटिव। तो इसका मतलब है लार्जेस्ट साइज इन एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म में इसका लार्जेस्ट साइज होता है। तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन करेक्ट वाज अ लिथियम। The correct order of the atomic radii in the group number 13 is, group number 13 में atomic radii का correct order क्या होगा? देखो वैसे ना ग्रुप नंबर 13 का जब भी आपको क्वेश्चन आता है ना, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 बहुत ही कम रेगुलर ट्रेंड्स दिखाता है। ये क्वेश्चन नंबर 66 की एक्सप्लेनेशन है। अब हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2s2 2p1 होता है, ये 3s2 3p1 होता है, ये 3d10 4s2 और 4p1 होता है, ये 4d10
5s2 और 5p1 होता है, और लास्ट वाले केस में 4f भी आ जाता है। 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p1 होता है। अब होता क्या है ना, बेसिकली इसमें बोरॉन फैमिली के बारे में बोला जाता है कि साइज में ये ऑल्टरनेशन इफेक्ट देते हैं। ऑल्टरनेशन इफेक्ट का मतलब होता है ना तो रेगुलरली इंक्रीज होता है ना रेगुलरली डिक्रीज होता है। इन जनरल तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए, पर यहाँ पे रेगुलरली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। देखो बोरॉन से एल्युमिनियम बड़ा होता है, उसका रीजन सब बच्चों को पता है, क्योंकि एल्युमिनियम में डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। बट एल्युमिनियम से गैलियम छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैलियम में प्रेजेंट होता है डी ऑर्बिटल, इसमें है प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल की होती है पुअर शील्डिंग, और पुअर शील्डिंग होने के कारण बाहर वाले पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो साइज इसका घट जाएगा। अब गैलियम से इंडियम में फिर साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है इंडियम में? क्योंकि इंडियम में फिर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, या कहीं कहीं जगह इसको सिमिलर भी लिखा होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। बट यहाँ पे होती है इसकी बहुत पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग 4f की होने की वजह से आपके पास क्या होता है कि 4f ऑर्बिटल जो हैं वो लास्ट तक न्यूक्लियस का चार्ज पहुंचा देते हैं, उसमें से कुछ भी चार्ज एस्केप नहीं हो पाता और 6s को पकड़ लेता है, तो यहाँ पे साइज फिर घट जाता है। अब ये एक्चुअल ट्रेंड है, अब ये ट्रेंड किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखो उसने जब ऑप्शन लिखी है ना, किसी में ऑल्टरनेशन नहीं शो किया, तो आपको अपना दिमाग लगा के देखना है कि इसमें कौन सी फिर ऑप्शन करेक्ट बैठेगी। एल्यूमिनियम और गैलियम का कंपेयर करके देख सकते हैं। वैसे तो मुझे आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है, बट फिर भी एक बार दोबारा से ऑप्शंस देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन द ग्रुप नंबर 13 इज, हाँ जी, सबसे छोटा, हम सबसे, एल्यूमिनियम एंड गैलियम का देख सकते हैं कंपेयर करके हम। हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंगे बोरॉन, है ना, बोरॉन वाली ऑप्शन जिसमें है वो सबसे छोटा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्युमिनियम उससे बड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गैलियम उनके बीच में आ जाता है क्योंकि उसमें साइज छोटा हो जाता है, फिर थैलियम बीच में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको इस हिसाब से लिख लो, या तो आप ऑप्शन में ये खोजोगे, या फिर क्या किया होगा कि उसने बेरिलियम के बाद गैलियम लिखा होगा, फिर एल्युमिनियम, फिर थैलियम लिखा होगा, फिर इंडियम। अदर वे ऑफ राइटिंग इट इज बोरॉन, बोरॉन के बाद आ जाएगा गैलियम, गैलियम के बाद आ जाएगा एल्युमिनियम, क्योंकि यहाँ पे स्किप था ना, एल्युमिनियम के बाद आ जाएगा थैलियम, इंडियम, ठीक है, और फिर आएगा थैलियम। और फिर आ जाएगा थैलियम, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ऑप्शन जाएंगे। जस्ट अ मिनट, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है भाई। देखिए हमारे वाली ऑप्शन में, लेट्स चेक आउट आवर आंसर, इसको ऑप्शन को छोड़ते हैं। हमारे वाली ऑप्शन में सबसे छोटा बेरिलियम गया, ठीक है, उसके बाद गैलियम आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद इंडियम और थैलियम में से कौन छोटा है? थैलियम, इंडियम नहीं। इंडियम और थैलियम में से आपस में अगर कनेक्शन देखा जाए, ये वाला पॉइंट भी तो वैलिड होना चाहिए ना, मतलब ये 100% सही ट्रेंड है, और ऐसे ही दिया होता है हमेशा ऑल्टरनेशन इफेक्ट में। तो इंडियम और थैलियम में से थैलियम छोटा है, इंडियम बड़ा है। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में इंडियम बड़ा है, थैलियम छोटा है। ऑप्शन नंबर 3 में थैलियम बड़ा है, इंडियम छोटा है, ये सही नहीं हो सकता। फिर बोरॉन के बाद एल्युमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम, 2 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 और 4 में बोरॉन के बाद गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम, थर्ड ऑप्शन इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो ऑप्शन आएगी उसमें एल्युमिनियम तक का आंसर ठीक है, इंडियम और थैलियम में से ध्यान दीजिए, इंडियम और थैलियम में से थैलियम छोटा है, उसके बाद इंडियम आना चाहिए।
तो आप किसी भी ऑप्शन को उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये वाला पॉइंट हमेशा पेपर में चेक करना है कि इंडियम और थैलियम में से हमेशा सबसे लास्ट वाला छोटा होगा थैलियम, ठीक है। आप थर्ड नंबर ऑप्शन बाकी तो सारी ठीक है, पर इंडियम और थैलियम में से उसने थैलियम को बड़ा लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ऑल्टरनेशन देखना है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड का। ठीक है भाई, इसको कर लोगे? यस मैम। Question number 67 is 0.16 gram of the organic compound gives 0.094 gram of the AgBr. By the Carless method, the percentage of the Br in the compound is. ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि these are not in our syllabus now. जो भी जल्दहाल्स मेथड है and this method है, these we don't have to do now. पुराने उसके हिसाब से डाले हुए हैं। Question number 68. Which of the following species cannot behave as an electrophile? Very easy question. कौन सा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज नहीं हो सकता? पहला है BF3. Is BF3 इलेक्ट्रॉन लविंग? अरे ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं? यस मैम है। यस मैम। यस, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। उसका रीजन क्या है? मैम इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके पास है लेने के इसके लिए। पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये नहीं हो सकता। अगला क्या दिया हुआ है? AlCl3, वो तो इसका भाई है। दिस इज अगेन द इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल वन। ऑप्शन नंबर 4 देख लो। ऑप्शन नंबर 4 इज SO2। ठीक है, ऐसे बनाया होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन लविंग हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता है? मैम ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है क्योंकि सल्फर के पास एक एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है वैकेंट d ऑर्बिटल का। वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण वो अपना ऑर्बिटल का को एक्सटेंड कर सकता है 8 से बियॉन्ड। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाहे ऐसे हैं, इसको तो हम ऐसे भी बना सकते हैं किसी को। ठीक है, इसमें MTD प्रेजेंट होने के कारण ये किसी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इट कैन बी द इलेक्ट्रोफाइल। एक स्पीशीज दी हुई थी इसमें, थर्ड नंबर ऑप्शन NH4+। ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है? नो मैम। अब आप बोल सकते हो कि मैडम इस पे प्लस चार्ज दिया हुआ है, इसको इलेक्ट्रोफाइल लेना मानना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग। बिल्कुल मानना चाहिए। रखेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन? या तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता, या ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता। तो इट नीदर हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, इट नीदर हैज एम्प्टी ऑर्बिटल। इसके पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल का है ना पॉइंट। मैम फोर्थ ऑप्शन SO3 है। SO3 है? मुझे वहां पे SO2 दिखा है। अच्छा जी, SO3 है, तो इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है जी। यस मैम। और ये NH4 है। ना इधर सारे डेटिव भी बना सकते हो, दो डेटिव ये भी बना सकते हो, इसकी न्यूमरस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती हैं। इट नाइदर हैज अ एम्प्टी d ऑर्बिटल नॉर इट हैज अ नाइदर एम्प्टी ऑर्बिटल। चलो एक ही बात है, एम्प्टी d ऑर्बिटल है, ना ही अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता। दोनों इसी में कवर हो गया, तो इसलिए ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है, चाहे इस पे पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग दीज इज। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? मैम +M देना चाहिए +I इसको। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, देखो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले ग्रुप उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देंगे। उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देंगे तो उसको क्या कर देंगे? रिएक्टिव कम कर देंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी क्या है? अब आप मिठाई की दुकान पे मिठाई तो लेने जाओगे, फल थोड़ा खरीदोगे वहां पे। अब कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी है पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो जितने ग्रुप इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करेंगे वो उसको क्या कर देंगे? रिएक्टिव कर, उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे।
ठीक है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे तो हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं 69 की जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबसे पहले सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट प्लस एम, फिर उसके बाद प्लस एच सी, फिर उसके बाद प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है माइनस ऑफ एम माइनस ऑफ एच सी और माइनस ऑफ आई। अब इन ऑप्शंस में देख लो क्या क्या दिया हुआ है। पहले वाली ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है CH3, तो CH3 का कैसा इफेक्ट है प्लस प्लस आई आई, नाइट्रो का कैसा इफेक्ट है माइनस एम माइनस आई, इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ, और OCH3 का कैसा इफेक्ट होता है प्लस एम, तो बल्कि सीधी कहानी थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो OCH3 था उसका प्लस एम इफेक्ट है, तो प्लस एम इफेक्ट है तो दैट स्टेबलाइजेस द कार्बोकटाइन, वो कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज करता है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी इसमें, सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 नहीं है ये, मैम लीस्ट स्टेबल पूछा है। लीस्ट स्टेबल है। हम ऐसा करते हैं हम ऑर्डर लगा लेते हैं और फायदा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है 4, 4 के बाद कौन होगा, 4 के बाद कौन ज्यादा स्टेबल है 1, 1 ठीक है ना, 4 के बाद 1, 1 के बाद थर्ड 3, 3 के बाद 2, ठीक है ना, यस मैम 4 3 1 2, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया 4 3 1 2, तो 2 में लगा हुआ था NO2 ग्रुप जिसका था माइनस आई माइनस एन, तो ये हो गया लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 70, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास ट्विस्ट है। सेकंड ऑप्शन 1 2 3 4 5, मिथॉक्सी को प्रायोरिटी देंगे, तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है क्लोरो क्लोरो, सी पहले भी वैसे भी अल्फाबेटिकली पहले आता है। 4 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, वैसे इस कंपाउंड का नाम क्या है, मैम अगर OMe लगा हो तो एनिसोल बोलते हैं। हाँ OMe लगा हो तो दैट इज कॉल्ड एज एनीसोल। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनीसोल, सेकंड ऑप्शन वाज करेक्ट। यस मैम विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी लिक्विफाइड मोस्ट इजीली, ये तो आपको डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, किसी भी गैसेस को मोस्ट इजीली लिक्विफाई करने के लिए उसके बीच में विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी लिक्विफाइड मोस्ट इजीली, उसके बीच की फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब गैसेस क्या क्या दे रखी हैं भाई, एक नाइट्रोजन दे रखा है, एक ऑक्सीजन दे रखा है, एक दे रखा है हाइड्रोजन और एक दे रखा है अमोनिया। हाँ जी, क्या हो सकता है, अमोनिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लिक्विफाइड मोस्ट इजीली। अब नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देयर, ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देयर, हाइड्रोजन के केस में सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब अमोनिया के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़े हुए हैं तो उनमें आपस में तो कोई फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस ज्यादा नहीं होती हैं, बट उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी, अगर हमें लिक्विफाई करना है उसे तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है। अब अमोनिया अमोनिया कैसे जुड़े होंगे जरा मुझे बताना, व्हाट आर द टाइप ऑफ द फोर्सेस अमोनिया अमोनिया आर हैविंग। ऐसा ही कर सकते हो ना कि एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को दूसरे के हाइड्रोजन को उसके सामने रख दो और वीक डाइपोल इंट्रैक्शंस हो जाए, तो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू पीपल कैन डू, और वो वीक इंट्रैक्शंस होती है, तो इसको आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72 भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है अभी मोनो एटॉमिक गैस के लिए, 3/2 nRT 3/2 nRT, हाँ के नहीं है nRT भी ऑप्शन है, तो 3/2 nRT कौन सा ऑप्शन हो गया ये, सेकंड 1/2 सेकेंड। ठीक है, तो दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। एंट्रोपी इज, अब ये भी तुम्हें पता ही है कि व्हाट इज द एंट्रोपी भाई, स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव state function and extensive property, state function and intensive property, path function and intensive property, path function and extensive property. When he is talking about the path and the state function, तो always remember ये क्वेश्चन आता भी है काफी।
हाँ जी, आपके पास जो है वर्क एंड हीट, ये वाली चीजें कैसे हैं, पाथ फंक्शंस। ठीक है, ये पाथ फंक्शन है। बाकी जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, रेस्ट जो भी आप लिखते हो, इंटरनल एनर्जी से स्टार्ट हो जाओ, डेल्टा यू लिखते हो, डेल्टा एच लिखते हो, डेल्टा एस लिखते हो, डेल्टा जी लिखते हो, डेल्टा ए लिखते हो, ये सारे कौन से फंक्शन है, दीज ऑल आर द स्टेट फंक्शंस। ठीक है, वो पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है। तो पहले तो वो वाली ऑप्शंस कट कर दो जिसमें इसको पाथ फंक्शन बोला हुआ है। तो 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। हाँ जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, ये ना अपने नाम से अलग होती है। इंटेंसिव में इन आता है तो दैट मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, डिपेंड नहीं करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पे। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। और आपको शायद पता होगा कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डेल्टा एन। कभी आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा, हम बोलते हैं ना कि डेल्टा एन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस सो एंट्रोपी इंक्रीजेस, बोलते हैं ना। तो एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस है। तो नंबर ऑफ आयन, ये इंटेंसिव तो हो गई। डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ मैटर। और जो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दे डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, दे डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डेल्टा एस तो आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एक्सटेंसिव एंड द स्टेट फंक्शन एंड द एक्सटेंसिव। तो 73 का आ जाएगा 1। 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। हाँ जी, ये तो सब बच्चों का करेक्ट होगा। यस मैम। हाँ जी, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, पहली बात गलत लिखी हुई है तो हम इसके सही आंसर लिख लेते हैं 74 के, फिर फटाफट से टिक कर देते हैं उसको। 74 में फटाफट से बता लो स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या क्या होता है। डेल्टा स्पॉन्टेनिटी जी के लिए नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा ए की वैल्यू भी चाहे वो फॉर्मूले में नहीं भी आता तो भी नेगेटिव होती है, और डेल्टा एस इकलौता पॉजिटिव होता है। बस इसके बेस पे आपको आंसर मार देना है। ठीक है जी, डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं हो सकता, रेड कलर ले लेते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, सही है, डेल्टा एच पॉजिटिव, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगी सेकंड करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन में डेल्टा एच दिया हुआ था नेगेटिव और डेल्टा एस दिया हुआ था पॉजिटिव, तो दैट वाज करेक्ट। ठीक है जी, तो दैट वाज 74। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 75। हाँ जी, 75 नंबर क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम से। द पीएच ऑफ द 1 मोलर सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन इन द वाटर विल बी नियरली, कितना होगा, pKa फॉर दिस इज दिस। हाँ जी, कौन सी इक्वेशंस है आयनिक इक्विलिब्रियम, ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, किसकी बात हो रही है पहले तो क्वेश्चन देख के समझ आ जाना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार आ जाता है। CH3CONA, CH3CONA को तोड़ लो तो ये CH3COH बन जाएगा और NaOH बन जाएगा। तो ये बन गया वीक एसिड, ये बन गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कौन सा बफर होता है, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर मींस द वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। अब उसमें लगती है हेंडरसन्स इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पीएच। तो हेंडरसन्स इक्वेशन कहती है पीएच इज इक्वल टू pKa plus log of concentration of salt अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यही इक्वेशन होती है। यस अब मैम। pKa की बात दी हुई है 4.74, सीधा ही pH is equal to pKa plus log of concentration of salt by acid।
अच्छा ठीक है, इसमें दो का मिक्सचर दिया हुआ है और pKa की कैलकुलेशन में सॉल्ट और एसिड नहीं दिया, तो या तो ये इक्वेशन लगा सकते थे या फिर इसकी दूसरी हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन लगा सकते थे। ये अगर तुम्हें सॉल्ट और इसकी कंसंट्रेशन दी होती तो ये एप्लीकेबल होती, पर ये नहीं दिया होगा, तो दूसरी इक्वेशन लगा लो हाइड्रोलिसिस वाली, उसमें कंसंट्रेशन से काम चलता है। वो क्या होती है भाई, pH इज इक्वल टू 7 लिख लो आप सीधा ही डायरेक्टली, प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन से काम चल जाता है, लॉग ऑफ C। मैंने वो वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज की, वो भी हो सकती थी अगर आपके पास कंसंट्रेशन सॉल्ट की भी और कंसंट्रेशन एसिड की भी दोनों दी होती। ठीक है, तो दिस इज 7 प्लस हाफ ऑफ pKa की वैल्यू कितनी दी हुई है, मेरे ख्याल से 4.74 यस प्लस 1/2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन 1 दी हुई है, लॉग ऑफ 1 वाला तो फैक्टर ही खत्म हो गया, तो दिस इज 7 प्लस आ गया आपके पास 1/2 4.74, तो 237 आगे, तो ये कैलकुलेट करके आ जाता है 9.37, 2.37 प्लस 7, तो pH इज 9.37। अब 9.37 है आंसर, 9.37 तो ये 9.4 9.4 है, तो कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा, तो दैट इज 9.4 आंसर, यू पीपल कैन डू। तो आपको पेपर में ध्यान रखना है कि अगर सॉल्ट बाय एसिड दिया हुआ है तो हेंडरसंस लगाओ, नहीं तो हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन लगा लो। कंजुगेट बेस ऑफ 76 भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, कंजुगेट बेस ऑफ H3BO3। हाँ जी, इसका कंजुगेट बेस क्या है, अगर किसी चीज का बेस निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं प्रोटॉन को। वैसे तो आपको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोरॉन फैमिली से, जिसको बोरिक एसिड बोलते हैं, पता ना सबको। यस मैम, H2O से करवा देंगे रिएक्शन फिर। हाँ, बोरिक एसिड जो है ना, बोरिक एसिड का नाम जरूर एसिड है, पर आपको पता है जब हम इसे पानी में डालते हैं तो क्या होता है, यस जब मैम। बोरिक एसिड को, ये बिल्कुल मैं जो आपको एनसीईआरटी में उस हिसाब से बता रही हूँ, जब बोरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, एक वाटर को ब्रेक कर दो H प्लस और OH नेगेटिव में, तो जो आपका OH नेगेटिव आ गया ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं BOH3, दिस इज द वन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग इट। अब ये लुईस एसिड है क्योंकि इसके पास 3 है वेकेंट, सॉरी एक वेकेंट ऑर्बिटल है, 3 वैलेंस शेल में OH लगे हुए हैं, तो BOH4 नेगेटिव आ गया, तो एक OH दे दिया, एक जो H प्लस बना वो दूसरे पानी के साथ डाल के ये दे दो। तो अब ये एक ऐसा एसिड है कि हम मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होके ये वाली चीज जब टूटेगी तो एक OH नेगेटिव भी रिलीज करेगी ना, इस वाली चीज को देखो, ये जब ब्रेक होगी तो ये यही तो देगी, तो कितने OH इसने रिलीज किए, जो लिया था पानी से एक्स्ट्रा, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। तो या तो आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन कर देना चाहिए था कि ये मोनोबेसिक एसिड है, तो इसका मतलब इसका कंजुगेट बेस होगा BOH4 नेगेटिव, ये इसका कंजुगेट बेस हो गया, ये उसका एसिड था। ठीक है, अदर वे इज कि अगर आपको किसी भी स्पीशीज का, मैं अगर आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के हिसाब से कराऊं, अगर किसी भी स्पीशीज का आपको लेना है एसिड, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें H प्लस कर देते हैं ऐड, तो वो उसका एसिड आ गया। अगर मुझे उसका कंजुगेट एसिड लिखना है तो वो चीज खुद बेस नहीं होगी, यस मैम। तो उसमें H प्लस ऐड कर देते हैं। अब मुझे इसका क्या लिखना था, बेस, यानी कि ये खुद क्या है, एसिड। ऐसे। शॉर्टकट क्या है, ये खुद क्या है, एसिड। मुझे इसका लिखना है कंजुगेट बेस, तो बेस बनाने के लिए इसमें OH नेगेटिव ऐड कर दो, तब भी ऐसे पहुंच जाते हैं, मतलब ये कहानी ना भी होती तो भी तुम पहुंच सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा BOH4 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KMnO4 और K2Cr2O7 की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली इक्वेशंस। The number of the moles of the KMnO4 that will be needed to react completely with the 1 mole of the oxalate ion in the acidic solution is। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो आपको इक्वेशन आनी चाहिए कि KMnO4 किस तरीके, पता है ना आपको कि KMnO4 कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, आयोडाइड टू आयोडीन, पता है ना, ये एनसीईआरटी की सिंपल डायरेक्ट इक्वेशंस है।
यस और नो, पता है कि नहीं पता? यस मैम। यू नो दिस इक्वेशन? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता इधर देखो। MnO4 नेगेटिव जब चेंज होता है वो Mn2+ फॉर्म करता है। अब यहाँ पे A4 8 और 1 7 है, यहाँ पे +2 है। अब इसको बैलेंस कर लो, जिस साइड पे जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड पे उतने वाटर डाल दो, ऑपोजिट साइड पे उतने इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। और +7 से +2 में गया है तो इसने क्या किया होगा? रिडक्शन। +7 से +2 का मतलब क्या हो गया बेटे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, रिडक्शन। तो रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है? 5 इलेक्ट्रॉन से। यस मैम। +5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वैसे भी मैं इतना तो मैथ जानते ही हो, +7 -5 तभी +2 आया। तो अब इसकी हो रही है रिडक्शन, तो ये रिडक्शन होगा तो क्या एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा तो ऑक्सीडाइज कर देगा किसको किसमें? जैसे उसने बोला ऑक्सालेट को किसमें चेंज कर दे? कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ऑक्सालेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे चेंज करेगा? देखो, ऑक्सालेट होता है CO नेगेटिव और CO नेगेटिव। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यस मैम। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को कैंसिल आउट करना होता है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को आप, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडॉक्स बनाना है। ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई और उसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया? 2MnO4 नेगेटिव। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 5C2O4 2 नेगेटिव। इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कट गए। आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 16H+। समझ में आ रहा है? लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट को राइट में। यस मैम। तो 16H+ आ गया। ठीक है, इधर तो कुछ और बचा नहीं है। अब इधर क्या आ गया? 2Mn2+ +2CO2 +4 वाटर। 4 आएगा क्या? 8 आएगा। 10 CO2। ठीक है ना, और CO2 भी 10 हो जाएगा भाई, यस मैम। क्योंकि हमें 5 से मल्टीप्लाई भी करना था, तो 10। तो या तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट क्रैम करने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस ये देख लो कि ये किस में कन्वर्ट होता है, पहले इसको बैलेंस कर लो, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद इक्वेशन। इज दैट करेक्ट? बाकी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं क्लास में या आराम से बैठ गए हैं? यस मैम। चैट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे नहीं। सुन रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो आगे क्या पूछा था? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द KMnO4 that will be reacted completely with the 1 mole of oxalate. ओके, अब इसका थोड़ा सा कहानी भी करनी है। ऑक्सालेट के 5 मोल के लिए कितने चाहिए? 5 मोल के लिए 2 चाहिए। यस मैम। तो 1 मोल ऑफ C2O4 2 नेगेटिव के लिए कितने चाहिए होंगे? 2/5। ठीक है, 1 mole of C2O4 is needed to reduce the 2/5 moles of that. अरे क्लियर हो गया भाई? यस मैम। तो फिर कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78. The rate constant for the first order reaction whose half life period is. बताओ, इससे आसान भी कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। रेट कांस्टेंट के पूछा होता है, हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ, तो इक्वेशन क्या होती है? 0.693/t½ तो 0.693/t½ की कितनी वैल्यू दी हुई है? 231 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपको डिवाइड कर लेना और डिवाइड करके सीधा कट हो जाएगा, 3 × 10⁻³ आ जाएगा पर सेकेंड। तो 3 × 10⁻³ पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। 79. For the chemical reaction X2P, the rate of the reaction doubles when the concentration of the X is increased 4 times. The order of the reaction is. Rate of reaction double हो जाता है when the concentration is increased 4 times. हाँ जी, what do you think is a correct answer? क्या होगा? मैम
हाफ, क्योंकि ऐसे कर लेंगे, रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे कंसंट्रेशन के बराबर, फिर बाद में कंपेयर करके निकल जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। कोई एक केमिकल रिएक्शन था X2P, रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है जी, या तो आप ऐसा लिख लो रेट की इक्वेशन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ X था। X की पावर कितनी है हमें पता नहीं, पहले वाला रेट 1 ले लो, रेट कांस्टेंट k ले लो, x की पावर n हमें पता नहीं है, दूसरे वाला रेट कह रो डबल हो गया, क्या करने से 4 गुना करने से, तो 4x हो गया, इसकी हमें पता नहीं है कहानी, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2r1/r 1 हो गया, और ये k 4x रेज टू पावर 4 अपॉन k x रेज टू पावर n आ गया, 4 नहीं है n, यहाँ पे n आ गया, तो k से k कैंसल, r दिस कैंसल। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे तो 2/1 आ गया, यहाँ पे इसको 4x/x की टोटल पावर n लिख सकते हैं, n से n कैंसल आ गया। ठीक है, तो ये 2/1 आ गया, ये 2 पावर 1 और n आ गया, तो यानी कि 2/1 आ गया, 2 की पावर 2n आ गया, कितना आ गया फिर, दोनों को अगर कंपेयर करो तो 2n इज इक्वल टू 1 आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। 1/2, ये 79 हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है अमंग द गिवन ऑप्शन द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर, ये आप बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, मैम फोर्थ वेनेडियम। रीजन, मैम इसमें एक्सेप्शन भी होती है कि जैसे मैंगनीज में जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लेकिन फिर भी उसकी सबसे कम होती है। ये मैंने पढ़ा ही था बस। होता क्या है ना, मैग्नीज में D5 हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, D5 हो जाने से, स्टेबल हो जाने के कारण वो मतलब ना तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसके ऐसे ही आते हैं, और वो देना नहीं चाहता है यू कैन से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैक्सिमम वैसे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, पर होती वैनेडियम की। यस मैम। द Question number 81. The migration of the colloidal particle under the influence of the electric field is called, direct question, इलेक्ट्रोफोरेसिस। electrophoresis. 83. The coagulating power of the ion for the hemoglobin decreases in the order. Coagulating power के लिए पहले तो पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन किस टाइप का सॉल्ट फॉर्म करता है, किस टाइप का सॉल्ट फॉर्म करता है भाई, ये पॉजिटिवली सॉल्ट नहीं, कोलाइड, हीमोग्लोबिन बनाता है पॉजिटिव कोलाइड, और बाकी पॉजिटिव कोलाइड की जो कोगुलेशन होगी वो कौन करेगा, नेगेटिव, कोगुलेशन बाय द नेगेटिव आयंस, और कोगुलेशन किस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी। हाँ, यानी कि वैलेंसी पे, चार्ज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ द आयन, ये तो एक्चुअली में हार्डी-कोल्स रूल भी है। तो सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी है, 3 यहाँ पे, 2 और 1, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, PO4 3 नेगेटिव, फिर होगा SO4 2 नेगेटिव, और लास्ट में कौन आ जाएगा तुम्हारा, क्लोरीन, तो ऑप्शन सेकेंड वाज करेक्ट। और ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है, कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, नॉर्मली क्या होता है ना, क्वेश्चन नंबर 83, नॉर्मली क्या होता है कि गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पता है ना तुम्हें, यस मैम। किसी भी में गैसियस स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो वो नेगेटिवली चार्ज आयन में बदल जाता है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो एनर्जी इज रिलीज, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 83 में आई वाज टेलिंग कि गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो भी होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है।
तो अब उसने क्वेश्चन उल्टा पूछा हुआ है, उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है? पहले 83 में फर्स्ट क्या किया हुआ है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन है, तो वो होगी हमेशा एक्सोथर्मिक। O नेगेटिव टू O2 नेगेटिव, फिर उसके बाद सोडियम टू सोडियम नेगेटिव, क्लोरीन टू क्लोरीन नेगेटिव। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस? देखो इसमें पता क्या होता है, ऑक्सीजन के केस में जब तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2s2 एंड 2p4। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और O नेगेटिव बन जाता है, तो वो आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेसर होनी भी चाहिए। बट वेन एवर यू आर गोइंग टू ऐड द वन मोर इलेक्ट्रॉन टू द ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नाउ इट इज 2s2 2p5। अब इस पे न्यूक्लियर चार्ज भी घट गया है, और या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जब रिपल्शन हो जाएगा तो O2 नेगेटिव बन जाएगा। तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेकंड होती है ना इसकी, वो आपको कुछ एनर्जी इसमें सप्लाई करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू फोर्सली ऐड द इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। वैसे भी आप क्वेश्चन से जज कर सकते थे, बाकी जितनी भी ऑप्शंस दी हुई हैं उन सारी ऑप्शंस में एक एक नेगेटिव है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन नेगेटिव, सोडियम टू सोडियम नेगेटिव, क्लोरीन टू क्लोरीन नेगेटिव, बट ऑक्सीजन नेगेटिव टू ऑक्सीजन टू नेगेटिव में ऑलरेडी नेगेटिव में नेगेटिव ऐड किया हुआ है। This is endothermic and this is a second option which is correct. Is that correct, beta? Yes, ma'am. Question number 84. The correct electronic configuration of the cobalt in the complex ion CuNH3 6 3+ is. ये क्वेश्चन सब बच्चों को आता होगा क्योंकि ये क्लास में भी डिस्कशन हो चुका है इसका। सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली, CuNH3 6 3+ जब हम लेते हैं, ये CFT का क्वेश्चन है, कोबाल्ट 3+ है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि कोबाल्ट 3+ जब अमोनिया के साथ हो तो पेयरिंग होती है, और उसका इन्फ्लुएंस या उसका रीजन अमोनिया बॉर्डरलाइन लिगेंड है, वो तो होता ही होता है, पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होता है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के कारण जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा हो जाती है T2G और EG में। तो बाकी कोबाल्ट होता है 3d6 3d7 एंड 4s2, और कोबाल्ट 3+ हो जाएगा 3d6। ठीक है, तो 3d6 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? T2G में, उसके बाद जाएगा EG में। एज डेल्टा नॉट इज हाई हेयर, ये पेयरिंग क्यों होती है? क्योंकि इसमें डेल्टा नॉट हाई होता है। तो डेल्टा नॉट हाई होता है, पेयरिंग इसमें हो जाएगी, तो आपके इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2G6 एंड EG0। तो T2G6 एंड EG0 एक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85. Select the compound of the highest covalent character. This question is from the Fazan rule. फजान रूल क्या कहता है? उनकी स्मॉलेस्ट कैटायन होना चाहिए और एनायन का लार्ज साइज होना चाहिए। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होना चाहिए और लार्ज साइज ऑफ एनायन होना चाहिए। बाकी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला भी है। ठीक है, अब सबसे छोटा कैटायन, कैटायन की तो बात हो ही नहीं रही क्योंकि सोडियम 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 सब में सेम है। तो एनायन सबसे बड़ा देख लो किसमें है, तो सबसे बड़ा सोडियम आयोडाइड। तो NaI में लार्जेस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा, पर आप ऑर्डर भी लगा सकते हो इसका, लार्जेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, आयनिक किस में होगा सबसे ज्यादा? NaF में, NaF उसके बाद NaCl फिर NaBr और NaI। NaI सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, NaF सबसे ज्यादा आयनिक होगा। Question number 86. Among the species obtained on the reaction, anionic species obtained on the reaction of XeF6 with the PCl5 is F5। XeF2 है और इसको PF5 के साथ रिएक्ट करना है, तो क्या बनता है? हाँ जी, जब इसको रिएक्ट करते हैं तो आपके पास, आपको पता है कि फॉस्फोरस वैसे भी P2F10 की फॉर्म, P2Cl10 की फॉर्म में जैसे एग्जिस्ट करता है ना फॉस्फोरस का हैलाइड, वैसे ही यहाँ पे आयनिक फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ PF6। ये ऐसा एनायन बना देगा और यहाँ पे कैटायन बना देगा। ठीक है, कैटायन बना देगा, दैट इज XeF और प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से लेके चल सकते हो इसको, XCF प्लस हो जाएगा और XPF6 नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 86। 85 तक जो आपका सेक्शन 1 था, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस इन दैट? कैसा रहा था ये सेक्शन ए सबका? मैम इजी था ये। इजी था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 87। देखो 87 क्वेश्चन के बारे में मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि एसडी करेक्टर से सीधा क्वेश्चन आता है और वो भी एनसीईआरटी डाटा। पीके लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से ही पहले ही बोल देती हूँ कि पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना कम पीके होगा। अब द विच अमंग द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड है हाईएस्ट पीके? हाईएस्ट पीके का मतलब क्या होगा बेटे? लेस एसिडिक। यस, हाईएस्ट पीके का मतलब होगा लीस्ट एसिडिक। अब लीस्ट एसिडिक या इसमें वो भी लिख लो, एसिडिक करेक्टर किस किस पे डिपेंड करता है। एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m minus of HC and minus of I and inversely proportional to the +m plus HC and plus of I। अब बढ़ो क्वेश्चन की तरफ। पहला है HCOOH, फिर है C6H5COOH, फिर है CH3COH, फिर है NO2COH। ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान था। हाँ जी, इसमें NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। C6H5 में भी sp2 करेक्टर होता है कार्बन का, तो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो वो भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। HCOH भी एसिडिक है। CH3 का कौन सा इफेक्ट था फोर्थ ऑप्शन में? CH3 इज हैविंग द प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये वाला होगा लीस्ट एसिडिक, CH3COOH। ये होगा तुम्हारा लीस्ट एसिडिक। लीस्ट एसिडिक का मतलब हो गया कि इसका क्या हो गया? हाई पीके। हाईएस्ट पीके। अगर मुझे ऑर्डर लगाना होता तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता? थर्ड। NO2 वाला, यस मैम। है ना? एसिडिक करेक्टर अगर मुझे लगाना होता, पीके छोड़ो, मैं सिंपल एसिडिक करेक्टर लिखती हूँ, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता? थर्ड वाला। फिर उसके बाद कौन आता जिसमें बेंजीन लगा हुआ है? फिनाइल ग्रुप 2 वाला। फिर उसके बाद कौन आता? 1 वाला, जिसमें कोई भी नेगेटिव वाला फैक्टर नहीं है। और उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर। तो ये एसिडिक करेक्टर है, पर आंसर इसका आएगा फोर्थ ऑप्शन। मैम एक बार क्वेश्चन फिनाइल का मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्कस कर दो। फिनाइल क्या डिस्कस कर दें इसका मेसोमेरिक इफेक्ट बेटे? जब ये किसी मैम ग्रुप के साथ लगा, तो सुन लीजिए, ये एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर फिनाइल ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है ना, और अगर तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ रहा है किसी एसिडिक करेक्टर का, तो आपको ये चीज यूज करनी है कि फिनाइल ग्रुप, मैंने NH2 लिख दिया ऊपर, वो एसिडिक का बन नहीं रहा है, पर चलो एनी हाउ, कि ये वाला कार्बन sp2 है, तो sp2 कार्बन में होता है परसेंटेज एस करेक्टर sp3 से हाई। ठीक है, तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका माइनस ऑफ आई इफेक्ट कंसिडर करते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि इसका एम इफेक्ट कैसा होगा, तो NH2 ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूव करने की टेंडेंसी पाई से ज्यादा होती है, तो इसने लिए, तो NH2 को बोलेंगे कि इसका प्लस एम है, और इसको बोलेंगे कि इसने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए ना, कि इसका माइनस ऑफ एम इफेक्ट है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है, ऐसा, मतलब मान लो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा कंपाउंड का नहीं आया, ऐसा आ गया, अब ये कार्बोकटायन है, अब कार्बोकटायन के केस में ये क्या करेगा, इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। ठीक है, अगर ये इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो क्या ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाता है? ये इसको ऐसे बना देता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा घूम फिर के। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बहुत ज्यादा इजीली नहीं, पर फिर भी डीलोकलाइजेशन करवा देता है, तो इस केस में इसको बोलते हैं कि ये वाला ग्रुप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये वाला ग्रुप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये प्लस है। तो ये उस चीज पे मैम तो ये कार्बोकेटाइन को फिर स्टेबलाइज करता है या? बिल्कुल, कार्बोकटायन को ये स्टेबलाइज करते हैं। जो ट्रोपोलियम आयन होता है, ट्रोपोलियम आयन का मतलब होता है कि एक कार्बोकटायन 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं या 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसमें कंजुगेशन का यही कारण होता है ना, कि वो थोड़ा सा उसको स्टेबलाइज करता है। बट दिक्कत क्या होती है ना, ये मेरी बात ध्यान से सुनना तन्वी, अगर मैं कार्बोकटायन की जगह पे कार्बन एनाइल ले लूं, मतलब कार्बेनाइल,
मान लो मैंने CH3 या कुछ ऐसे ग्रुप लगा दिए जो हाइड्रोजन हटा के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जाता है, तो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोकटायन। होता, चलो आपको ये समझ आ गया जो मैंने इस पेज पे लिखा है? यस मैम। ठीक है, अब दिक्कत तो है ना, मैं दे तो रही हूँ, पर मेरे कार्बन कौन से दे रहे हैं? sp2। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो रहा। इसके कंपैरिजन में ये वाली चीज देखो, अगर आपको ऐसा आता है कि कार्बन के ऐसे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम फिनाइल ग्रुप -m इफेक्ट शो करता है, ठीक है, और -m इफेक्ट में ये ज्यादा खुद स्टेबल रहता है, क्योंकि sp2 लेके खुश है ना कि देके। ठीक है, एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, फिनाइल कार्बोकटायंस आर अनस्टेबल एंड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई द एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन द अल्काइल हैलाइड। अब फिनाइल कार्बोकटायन कब फॉर्म होगा? जब बेंजीन के ऊपर, अब ये लगा हुआ है, ये ऐसे, अब मैं इसको ऐसे हटा दूं, ये सोच लूं ऐसे दे दे, यही बना ना फिनाइल कार्बोकटायन। यस मैम। तो इसलिए केमिस्ट्री में एक लाइन बोली जाती है, ये एनसीईआरटी की नहीं है, मैं खुद से बता रही हूँ, कि कभी भी आपने फिनाइल कार्बोकटायन अगर बनाना ना, तो उस रिएक्शन में मैकेनिज्म जाएगा ही नहीं, उस डायरेक्शन में मैकेनिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि फिनाइल कार्बोकटायन हद से ज्यादा स्टेबल है। इससे बेटर पता क्या है, इस पे क्या बनाओ, उल्टा, मतलब कोई चीज इसको इलेक्ट्रॉन दे, फिनाइल कार्बेनायन बनेगा, ना कि फिनाइल कार्बोकटायन। तो जो आपने मेरे से पूछा था ना कि ये कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, तो मैंने बोला था कि ये दे सकता है उसको इलेक्ट्रॉन, अगर आप कंपैरिजन में पूछो कि एक में एक फिनाइल है, एक में दो फिनाइल है, तो कौन स्टेबल होगा। बट एक्चुअली में sp2 से कभी आप इलेक्ट्रॉन दिलवा नहीं सकते, वो आपस में सारे कार्बोकटायन है, उसका क्वेश्चन आया तो दैट्स डिफरेंट। पर अगर इफ यू आर हैविंग द ऑप्शन कि फिनाइल कार्बोकटायन बनाना है या फिनाइल कार्बेनायन बनाना है, तब ये कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आए बेटे? यस मैम। तो फिनाइल कार्बोकटायन कभी नहीं बनाना, और 99% में पेपर में क्या चूज करना है कि इसका कार्बेनायन बनाओ, ना कि कार्बोकटायन। इससे इलेक्ट्रॉन दिलवाने नहीं है, इसको दिलवाने हैं। मतलब बेंजीन पे नेगेटिव सर्कुलेट होगा। अगर बेंजीन में तन्वी नेगेटिव सर्कुलेट होता है, तभी तो बोलते हैं कि बेंजीन अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं तो बोलना चाहिए था ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देता है। ठीक है, यस मैम। तो ये वाला बहुत रेयरली करना है जो मैंने किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें इसका कौन सा इफेक्ट लेके चलना है, sp2 और परसेंटेज का। ठीक है, यस मैम। ये आपके लेवल पे तो कम है, हायर लेवल पे तो इसकी बहुत डिस्कशन आती है। चलो इसी में से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ये मैं हटा नहीं रही हूँ, है ना, क्यों आपके काम आएगा। सेलेक्ट द आयन ऑफ द मिनिमम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन द वाटर। कौन सा आयन है जिसकी मिनिमम मोलर कंडक्टिविटी है वाटर? कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? अभी स्लाइड ले ली जाए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब जानते हो? भूल गए क्या? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई सबसे ज्यादा कंडक्टेंस कौन देता है? अभी तक वैसे ये क्वेश्चन कभी ऑर्डर नहीं पूछता है, क्योंकि ये डाटा तो फिक्स होता है। आपको याद है मैंने कॉलरश लॉ पढ़ाया था आपको? यस मैम। तो जब मैंने कॉलरश लॉ पढ़ाया था, तो मैंने बोला था हर एक आयन की मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू सेम होती है। जैसे अनीश ने एक पेपर दिया, अनीश ने वो पेपर दिया क्लास में बैठ के सारे फ्रेंड्स के साथ, तो अनीश स्कोर करता है 90%। अब अनीश ने वो पेपर अकेले बैठ के दिया, तब भी उसके 90% मार्क्स आए। तो इसका मतलब है अनीश बिहेव्ड ऑनेस्टली, अनीश ने चीटिंग नहीं करी। अनीश को ये फैक्टर मैटर ही नहीं करता कि उसके साथ कौन बैठा है ना, उसने तो सारा पेपर खुद से किया। तो इसी तरीके से हर कोई आयन ना, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमेशा मैक्सिमम कंडक्टेंस देता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो पूरा टूट नहीं पाता, इसलिए मैक्सिमम कंडक्टेंस नहीं दे पाता। मतलब मेरी केमिस्ट्री जो है वो 90% की ही रहेगी। ठीक है ना, मैं पेपर नहीं दे पाई, मैं क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाई, वो बात अलग है।
तो अब चाहे आपका कोई आयन वीक में एसोसिएटेड है चाहे स्ट्रॉन्ग में एसोसिएटेड है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है मोलर कंडक्टेंस की। तो आप बोलोगे मैडम ये तो टेबल से आएगा, बिल्कुल टेबल से आएगा। अब किसी आयन ने कितना कंडक्ट करना है, वो उसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, उसका कोई फार्मूला नहीं है कैलकुलेट करने का। हाँ, सॉल्ट का फार्मूला है कि टेबल में से दोनों देख के प्लस माइनस करके जोड़ तोड़ के निकाल लो कोल्ड्रिच लॉ से। अब तो हमें पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे गैस करें? हम गैस करेंगे नेचर से। जैसे मेरे पास क्या है, एक एसिटेट है, एक सल्फेट आयन है, एक Cl नेगेटिव आयन है और एक OH नेगेटिव आयन है। आप खुद सोच के देखो कि वैसे तो नेगेटिव आयन धीरे भागेगा, पॉजिटिव आयन तेज भागेगा। अभी तक का सबसे तेज भागने वाला आयन है सबसे छोटा आयन H+। सबको पता है ना, H+ की एबनॉर्मल कंडक्टेंस होती है कि भाई इतना तेज भाग जाता है कि मतलब बहुत जल्दी कंडक्टेंस दे देता है। अब उसमें एनायन की कंडक्टेंस की वैल्यू हमेशा कैटायन की कंडक्टेंस की वैल्यू से कम होती है, ठीक है। अब ये आयन दिए हुए हैं, अब इन आयन में से जो जितना मोटा है, जो जितना बड़ा है, हमें वैल्यू याद ही नहीं करनी, वो धीरे भागेगा। हाँ जी, मोनोवैलेंट तेज भागेंगे, डाइवैलेंट धीरे भागेंगे। ठीक है, इससे भी ज्यादा ये मैटर करता है कि कौन कितना बड़ा आयन है। एक एसिटेट आयन है, एक सल्फेट आयन है, एक हाइड्रोक्साइड आयन है, एक Cl नेगेटिव है। आप टेबल भी घर जाके चेक कर सकते हो। एसिटेट आयन बहुत बड़ा आयन है, देखने से भी लग रहा होगा। एसिटेट में CH3 और बल्क में इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है। बाकी में तो किसी में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है ना, यस है ना। मैम। तो इसका मतलब है कि जो आपका एसिटेट आयन होगा, ठीक है, उसकी लीस्ट मोबिलिटी होगी। पहले तो लीस्ट मोबिलिटी होगी तो उसकी होगी लीस्ट कंडक्टेंस। और इसके लिए हमने कुछ डाटा यूज नहीं करना, हमने पूरा टेबल थोड़ा याद करके जाना वहां पे। लीस्ट मोबिलिटी, लीस्ट कंडक्टेंस, ठीक है। शेप ऑफ द XeF4 इज, ये तो सबने कर लिया होगा। स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लान। बिल्कुल, ये मैंने 68 लिख दिया, 88 था ना, 88 क्वेश्चन है बच्चा। हाँ जी, XeF4 क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में जीनोन के, 1 2 3 4, बस 4 ही मोनोवेलेंट हैं, तो 4 तो मोनोवेलेंट के एक एक के साथ यूज हो गया इसका। 5 6 7 8, इसमें तो जीनोन का एक एक लगा ना, तो ये कितना हो गया बेटे? हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2 जो कि पूछी नहीं है, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल जो कि पूछा नहीं है, उसमें शेप पूछी हुई है। शेप सबको आता है, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लानर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? थर्ड ऑप्शन। The species having the unpaired electron is, this is again the easy question, किसमें unpaired electron है भाई? B2 में। B2 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन होते, पहले 8 तो छोड़ दो, सिग्मा 1 है, सिग्मा एंटीबॉडी 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा एंटीबॉडी 2 है, 8 तो हो गए। बाकी ऑक्सीजन से कम है तो फिर जाएगा π2px π2py, यहाँ तक पहुंचते हुए 2 रह जाते हैं। जिस बच्चे ने तो ये मिस्टेक कर दी 2 0, वो तो गलत है। जिसको ये याद रहा कि पहले हमें सिंगल सिंगल फिल करना है, फिर फुली फिल करने हैं, फिर पेयर करने हैं, जो कि एक्चुअली में होता है हंट्स रूल, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक आ जाएगा। तो ये पैरामैग्नेटिक है और इसमें है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन कौन सी आ गई बेटा? ऑप्शन आ गई बच्चा सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 91, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फ्लोरोकार्बन आया था ना। यस मैम। तो 91 का आ जाएगा 1 CF2Cl2, ठीक है। और आया था इसमें कि ये मैन मेड होते हैं, डिप्लीशन करते हैं, रेफ्रिजरेटर एग्जॉस्ट या जो आपका AC है, एयर कंडीशनर, उसकी जो हार्मफुल गैसेस है, इसके कारण ओजोन लेयर में क्या हो रहा है? होल हो रहा है। उसके बाद का है इस पेज पे नहीं है जी, 92। ये मेरे ख्याल से रिपीट क्वेश्चंस आ गए हैं, यहाँ से आएंगे।
Major product of the following reaction is NHNO2 जिंक डस्ट फिर एक्वस NaOH। हाँ जी, क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्वेश्चन नंबर 92 रिएजेंट से समझ के करना है क्वेश्चन। NO2 पहला है जिंक डस्ट से रिएक्ट करो और उसके बाद करा दो आप एक्वस NaOH। हाँ जी, क्या बनेगा? जिंक डस्ट और एक्वस NaOH। पहले जिंक डस्ट क्या करेगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्या करेगा जिंक डस्ट और NaOH इसमें? बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं हम जिंक डस्ट को? नो आंसर। जिंक डस्ट रिडक्शन के लिए यूज होता है कि नहीं होता? अरे जिंक डस्ट को आप रिडक्शन के लिए नहीं यूज करते हो? ऐसा रिएक्शन लेते थे जब ऐसे नहीं बना देते थे? यस मैम। ठीक है, तो NO2 है तो क्या बनना चाहिए पहले? NH2। ठीक है, अब इसमें ना उसने इसके नंबर ऑफ मोल्स मेंशन नहीं किए हुए हैं। अगर NH2 बन जाता है तो उसके साथ दूसरा इसका मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा एजो कंपाउंड। इसका कार्बोनिल तो है नहीं है कि NOH देके के आप उसका वो कर दो एल्डोल या कुछ, तो इस तरह से इसका हाइड्रोएजोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका मैकेनिज्म भी बता दूंगी, अभी एक बार इसको कंप्लीट कर देते हैं। 93 when the glucose reacts with the Br2 in the water। 93 what is formed जब ग्लूकोज को Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन होता है। तो जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लो, इसको इकट्ठा लिख देते हैं 4। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा एसिड। दोनों नहीं चेंज करने हैं, एक स्ट्रॉन्ग इतना नहीं होता है, एक एसिड में बदल जाएगा। डायरेक्ट NCERT का रिएक्शन है, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। एल्डोल कंडेंसेशन विल टेक प्लेस इन, किस में होती है भाई एल्डोल कंडेंसेशन? फॉर्मेल्डिहाइड एंड एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशंस होती हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। जो थर्ड वाला। हाँ जी, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए चाहिए होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम कहाँ पे है? पहले में तो नहीं है। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन में है? नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में है? नहीं है, क्योंकि इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये कार्बन है तो इसके साथ वाले ये अल्फा है, दोनों में है। तो थर्ड ऑप्शन ठीक है, एज इट हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम, इट हैज द अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन नंबर 95। 95 इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। कैलामाइन किसको बोलते हैं भाई? जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं। है ऑप्शन में? बिल्कुल है। 95 का हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 96। The ideal solution made by mixing the two volatile components A and the B if the vapor pressure of the solution is 170 millimeter per mercury per millimeter of mercury, then the mole fraction of A in the vapor phase is। हाँ जी, किसका क्वेश्चन है ये? सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशन का है और ये राउल्स लॉ का क्वेश्चन है ना? यस मैम। राउल्स लॉ क्या कहता है बेटे? प्रेजेंट प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। प्रेशर ऑफ P0B इंटू XB इनके बराबर होगा। ठीक है ध्रुव, ध्रुव मेरे पास आंसर सेकंड आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 170 और प्रेशर ऑफ ए कितना दिया हुआ है?
If the vapor pressure of the solution is 170 mole fraction of this is मेरे two components A and the B. P नॉट A की वैल्यू सीधी क्वेश्चन में लिखी हुई थी 200 और XA के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. P नॉट B की वैल्यू लिखी हुई है 100 क्योंकि XB के बारे में भी नॉलेज नहीं है. दो चीजें हम अननोन नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो XA प्लस XB सब बच्चे जानते हैं 1 के बराबर होता है. ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो XA कम्स आउट टू बी 0.7 और XB कम्स आउट टू बी 0.3. पर तुमने एक बात नोट करी है, ठीक है, उसने जो पूछा हुआ था ना वेपर प्रेशर ऑफ द टू आइडियल सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग दिस मोल फ्रैक्शन द वेपर फेस. ठीक है, वेपर फेस में कैसे निकालते हैं, अगर A का निकालना है, वेपर फेस में जितने आपके पास वेपर्स का प्रेशर होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप निकाल सकते हो. पता है तुम्हें, ये एनसीईआरटी में भी है, एग्जांपल हम क्लास में भी करी होगी कि जब आपको वेपर फेस में निकालना है ना, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस. इस क्वेश्चन में तो ना इसने थोड़ा सा इजी लिख दिया कि वेपर फेस में कैलकुलेट वर्कबुक करो, नहीं तो वो बोलता है कंपोजिशन इन द वेपर फेस, या इसको अनदर वर्ड में लिखा होता है कंपोजिशन इन द वेपर फेस. तो कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन ही होता है. कंपोजिशन इन द वेपर फेस मतलब जो इसका प्रेशर था पार्शियल प्रेशर P नॉट A XA डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर. ऐसे B का निकालना होगा तो इसमें से 1 में से माइनस करके निकाल देना. तो P नॉट A की कितनी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, P नॉट A वाज 200 और XA is 0.7, टोटल प्रेशर इज 170. तो दिस कम्स आउट टू बी 0.82. तो यहीं तक करके मत छोड़ देना. तो 0.82 इज आंसर क्योंकि वेपर फेस में पूछा हुआ था. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 97. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. दिस इज अ नाइट्रोजन, दिस इज फास्फोरस, this is arsenic, this is antimony and this is bismuth. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या देखना होता है ना, आपको स्ट्रेंथ ऑफ ई लिख देते हैं इसको नॉन मेटल के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड चेक करना होता है. अब एज द साइज ऑफ द नॉन मेटल इंक्रीजेस, as the size of the non-metal increases down the group, strength of EH decreases. Strength of EH decreases तो reducing character increases. ये इसकी explanation है. तो reducing character बढ़ जाता है. ठीक है, तो जब आपके पास डाउन द ग्रुप में सबसे नीचे कौन आता है भाई, सबसे नीचे आता है तुम्हारा, मैंने एक लिखा नहीं है, एंटीमनी के बाद बिस्मथ होता है और क्वेश्चन में बिस्मथ दिया था, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. इन शॉर्ट, जिसको इतना नहीं लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हो कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इसी से अपोजिट रिलेटेड होता है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है. Which of the following compound is not an antacid? हाँ जी, कौन सा है antacid? नॉट पूछा तो सेरोटोनिन नहीं है, बाकी है. Yes, fourth option. इसको रब कर लेते हैं 99 को. The cis alkene are formed by the reaction of, ये तो आसान था क्वेश्चन, ये तो आप कर चुके हो, इतने पहले भी पेपर में आ चुका है. लिंडलर्स कैटलिस्ट. हाँ, लिंडलर्स कैटालिस्ट से सिस एल्कीन फॉर्म होता है. और लिंडलर्स कैटालिस्ट का फार्मूला क्या होता है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन्ड विद द सल्फर और द क्विनोलिन, इससे बनता है सिस. तो ट्रांस किससे बनता है फिर, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया. लिक्विड अमोनिया, बिल्कुल सही है. सोडियम भी लिखा होता है कई बार, ये ना पेपर में वो भी लिखा होता है पोटाशियम भी, या मेटल भी लिखा होता है. ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3. Consider the following compound, this. The correct order of the reactivity toward the SN1 is. हाँ जी, SN1 की तरफ रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, तो वो किसकी बात कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. देख लो, है ना.
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखोगे तो एक ऑप्शन इसमें एलाइल दिया हुआ था, एलाइल कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो बी ऑप्शन था। उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल होता है, यहाँ से 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, और उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल होता है। यस और नो? तो यहाँ Yes, से 1 डिग्री बनेगा। अब उसमें ऑर्डर जो पूछा है उसके हिसाब से सबसे पहले बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, Four. A आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर। इसमें एक क्वेश्चन का जो मैं मैकेनिज्म आपको करा दूंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा वो मतलब इफ यू कैन डू दिस लाइक कि रिडक्शन के करने के बाद, बिकॉज इसमें कुछ एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह नहीं था, तो ये इसमें हाइड्राजीन बन जाता है इस टाइप का, देन इट इज ओके। नहीं तो मैं बता दूंगी उसका, वो ले लेगा 10-15 मिनट। ठीक है, तो इज दिस क्लियर अबाउट दिस पेपर? Yes, मैम। मैम आपने एक होमवर्क दिया था वो रिएक्शन मैकेनिज्म का। अच्छा, रिएक्शन का वो मैं देख लूंगी, अभी क्लास आएगी ना एक और। तो अभी ये आपका पेपर नंबर 6 है ना? यस और नो? Yes, मैम। So this is a paper number 6 that we have completed. Whatever you are having the papers that we will discuss in the corresponding classes. And इस पेपर को पहली बात तो पेपर दिया जरूर करो। मैं ये बात बहुत नोट कर रही हूँ कि आप लोग पेपर में प्रेजेंट नहीं होते हो। अभी के पेपर में प्रेजेंट नहीं होगे, फाइनल वाले में तो पता फिर एकदम से लगेगा कि हाँ हमें तो प्रैक्टिस ही नहीं है। कंसिडर इट लाइक कि तुम नीट का पेपर ही दे रहे हो। बेटा जब अपने आप को इवेल्युएट नहीं करोगे तो फीडबैक कैसे आएगा? फीडबैक नहीं आएगा तो उस पे अपनी वीकनेस पे वर्क कैसे करोगे? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट पेपर डिस्कशन। और कुछ मैंने आपके साथ एक ऑर्गेनिक वाला सीरीज शुरू किया हुआ था, दैट आई जस्ट वांट कि वो जो पेंडिंग है वो मैं करवा दूं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन वाली चीजें भी आएंगी। दैट्स वाई मैंने वो आज वाला रिएक्शन वही रोक दिया, क्योंकि थोड़े से रीअरेंजमेंट लग जाते हैं इनमें। ठीक है, तो वो मैं एक बार आपको कंप्लीट करवा दूंगी। इज इट ओके विद दैट? Yes, मैम। चलो, जो भी आपका होमवर्क दिया था दैट आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन। हाँ जी, कैसा रहा था आपका इस पेपर का सॉल्यूशन? हाउ द केमिस्ट्री वाज देयर? मैम ठीक थी। ठीक थी मैम। अच्छा, और मतलब कैसी परफॉर्मेंस रही? अगर ठीक थी तो फिर तुम्हारा वैसा स्कोर नहीं आना चाहिए ना जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या स्कोर था आपका तन्वी? मैम अभी तक नहीं आया स्कोर। अच्छा, ये तो कल ही हुआ है ना पेपर, तो आंसर की तो चेक कर ही ली होगी बेटे। मैम नहीं दी है। अच्छा, आंसर की नहीं दिया, अभी चेक कर लेना। ठीक है, अभी चेक कर लेना ना, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगी। Yes, मैम। चलो बेटा, इट इज ऑल फॉर दैट, एंड